अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है शाहजुद्दीन और मैं प्रबोधन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वी औद्योगिकरण है, यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो कल मैंने आपको बताया था कि भारत में जो है उपनिवेशवाद के जो है 3 चरण मैंने आपको बताए थे कि पहला जो चरण होता है वाणिज्यिक चरण जो होता है, जो 1757 से 1813 तक होता है। फिर दूसरा जो होता है उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण होता है, जिसे औद्योगिक चरण कहते हैं, वो 1813 से लेकर 1858 तक होता है। और जो तृतीय चरण होता है वो 1858 से जो है आगे की तरफ जाता है। तो जो पहला चरण होता है 1757 से 1813 तक, उसमें क्या करते हैं, वो अधिक से अधिक भारत में जो है भू राजस्व का संग्रहण करते हैं, अधिक से अधिक भू राजस्व का संग्रहण करते हैं तथा उसको जो है भारतीय व्यापार में निवेश करते हैं और उन वस्तुओं को ले जाते हैं। जैसे मैंने कल आपको जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी बताई, तो उन्होंने कैसे जो है भारत में 1757 से जो है भारत में निवेश करना शुरू किया था, इंडिया में निवेश किया, फिर उसके बाद गुड्स खरीदी, फिर एक्सपोर्ट करा यूरोप में और ब्रिटेन में, ठीक है। उसका जो नेट प्रॉफिट हुआ वो 2 भागों में बढ़ जाता है, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक ईस्ट इंडिया कंपनी में। और उसके बाद में यहीं से प्रक्रिया चालू होती है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? यहीं से प्रारंभ होती है, क्योंकि एक तरफ हम क्या देखेंगे कि ब्रिटेन में तो उद्योग लग रहे होंगे, ठीक है, लेकिन कच्चा माल कहाँ से जाएगा? वो दूसरा चरण था हमारा औद्योगिक चरण, वहाँ यहाँ से, उसमें जो है कच्चा माल तो भारत से जाएगा, ठीक है। कच्चा माल कहाँ से जा रहा है? कच्चा माल कहाँ से जा रहा है? भारत से जा रहा है कच्चा माल, ठीक है। और कहाँ जा रहा है? तो ब्रिटेन में जा रहा है, ठीक है। कच्चा माल भारत से ब्रिटेन में जा रहा है और ब्रिटेन से कैसे आ रहा है? तो विनिर्मित होके, ठीक है, विनिर्मित, ठीक है। तो विनिर्मित होके वहां से आ रहा है, कहाँ से? ब्रिटेन से आ रहा है, बना बनाया माल जो है आ रहा है और भारतीय व्यापार में हो रहा है। तो विउद्योगीकरण बेसिकली है क्या? देखो, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल में भारतीय उद्योगों का क्रमशः पतन विउद्योगीकरण कहलाता है। ये जो थ्योरी दी थी, ये किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। मैंने कल आपको इनके बारे में बताया, धन निष्कासन से संबंधित ही है ये हमारी। तो दादा भाई नौरोजी ने विउद्योगीकरण का, विउद्योगीकरण हुआ क्या था? जो 1757 से 1813 का वाणिज्यिक चरण था। कब से? 1757 से 1813 का जो वाणिज्यिक चरण हुआ था, इसमें क्या हो चुका था? भारत से जो है धन का निष्कासन हुआ था। तो वो जो धन का निष्कासन इंडिया से ब्रिटेन में हुआ, क्या हुआ? ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ। धन का निष्कासन कहाँ हुआ? इंडिया से ब्रिटेन हुआ और उसी के परिणाम स्वरूप वहां पर पूंजी का संचय हो गया, यानी बड़ी तादाद में वहां पर जो है पैसा इकट्ठा हो गया, पैसा जमा हो गया। अब जब वो पैसा जमा हो गया, उसी के परिणाम स्वरूप वहां पर क्या आ जाएगी? औद्योगिक क्रांति आ जाएगी। क्या आ जाएगी वहां पर? औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति का जो टाइम पीरियड रहेगा वो हमारा कितना रहेगा? 1750 टू 1850। और 1770s में जो है औद्योगिकरण जो है अपने पीक पर पहुंच जाएगा। वहां पर जो है एक सशक्त वर्ग भी आ जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको चार्टर एक्ट भी पढ़ाए थे। 1830 का जो चार्टर एक्ट था, तो उसमें क्या करा था? कंपनी ने क्या डिमांड की थी कि फ्री ट्रेड पॉलिसी, यानी मुक्त व्यापार की नीति। कौन सी अपनी नीति आई थी 1813 के चार्टर एक्ट में? अगर आपको नहीं पता है तो चार्टर एक्ट की मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। तो मुक्त व्यापार की नीति, यानी अभी तक जो है ब्रिटेन की केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती थी, लेकिन अब 1813 में जब मुक्त व्यापार की नीति आती है, तो ब्रिटेन की जो है सारी कंपनियां भारत की तरफ भागती हैं, भारत से व्यापार करने के लिए आ जाती हैं। अब ऐसे में जो अभी तक एक कंपनी का जो मोनोपोली होती है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में मोनोपोली थी, यानी व्यापारिक एकाधिकार था, ट्रेड मोनोपोली जिसे कहेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। तो वो तो जितने मर्जी में बेच रही थी, जैसे ही बेच रही थी। लेकिन जब बाजार में दूसरी कंपनी आएंगी, अगर वो 10 में बेचेगी, अब मान लीजिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी कोई चीज़ बेच रही है 10 रुपये में, तो बाहर वाली आके वो 8 रुपये में बेचेगी दूसरी कंपनी, तो इसे अपने रेट घटाने पड़ेंगे। तो यहीं से क्या होती है? प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। 1813 में जब अन्य कंपनी इंग्लैंड से भारत में आती है, तो भारत में प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है और भारत का जो व्यापार है वो डिक्लाइन करने लगता है, ठीक है। भारत का वहाँ पर तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ जाती है, मशीनीकरण लग जाती है। तो भारत से कच्चा माल लेकर कहाँ जाएंगे? ब्रिटेन में ले जाएंगे। और ब्रिटेन से क्या करेंगे? मशीनों के माध्यम से जो रिवोल्यूशन आई है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति आई, वहाँ पर विनिर्मित वस्तुएं बनवाएंगे और फिर उन्हें भारत में ले जाके बेचेंगे, ठीक है। तो मैंने ये जो है इस वाले में यही शो कर रखा है, देखो।
जो भारत की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, जिसे हस्तशिल्प कहेंगे, कुटीर उद्योग जिसे कहते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री जो छोटे छोटे थे कुटीर उद्योग थे, तो ये दोनों ही डिक्लाइन कर जाएंगे। ये दोनों डिक्लाइन करने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो यही होता है कि वहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गई थी, ठीक है, 1770s में। अब जो है मशीनों ने जो है इंसानों का स्थान ले लिया था, यानी मशीनों ने क्या करा था, इंसानों को, यानी जो लोग थे वो बनाते थे सामान, उसको जो है विस्थापित कर दिया था। क्या कर दिया था? उसे विस्थापित कर दिया था। अब लेकिन इसके बाद भी ब्रिटेन वाले नहीं माने। अब जैसे मान लो अगर उन्होंने कोई चीज़ बनाई है तो जब वो भारत में आती थी तो उसमें क्या करते थे, 2 से 4% का ही टैरिफ लगाते थे। यानी टैरिफ जो था, टैरिफ क्या होता है, एक तरीके के टैरिफ को मान लो, टैरिफ क्या होता है, टैरिफ जो होता है क्या होता है, सीमा शुल्क होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी चीज़ है, जैसे 10 रुपये की चीज़ है, इंडिया 10 रुपये की चीज़ है, अगर वो ब्रिटेन अमेरिका में बेचना चाहेगी तो उसकी ओवरऑल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 15 रुपये हो जाएगी। तो 5 रुपये जो बढ़ जाएंगे वो 10 से 15 हो जाएंगे, तो वो जो 5 रुपये होगा वही क्या होगा, टैरिफ होगा, उसी को सीमा शुल्क कहते हैं। तो जब भारत में कोई चीज़ ब्रिटेन से आ रही है तो उस पर जो है ना के बराबर टैक्स लग रहा है, ना के बराबर जो है टैरिफ लग रहा है। लेकिन जब भारत से जो है अगर जो है मतलब कि हस्तशिल्प माल जा रहा है तो उस पर इतना ज़्यादा, इतनी हाई उच्च शुल्क दर, कौन सी उच्च शुल्क, यानी बहुत ही ज़्यादा हाई लगा रहे हैं। कहीं कोई तो बताता है कि 200 से 400% तक लगा दी थी कॉटन क्लॉथ पर। तो इतनी ज़्यादा हाई लगा देते हैं जिससे भारत की वस्तुएं चाहकर भी वहाँ पर नहीं बिक पाती हैं, ठीक है। तो क्या हुआ था, तो विऔद्योगिकरण में इसी तरीके से, क्योंकि भारत से क्या हुआ था, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ था। भारत से देखो, दोबारा देखो, भारत से क्या हुआ था, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ था, धन का निष्कासन हुआ था। निष्कासन के परिणाम स्वरूप वहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, पूंजी का संचयवाद हुआ। उस पूंजी से क्या हुआ, वहाँ पर औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति के आने से वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें बनी और उन मशीनों ने भारत में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, भारत में कौन सी इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट या लघु उद्योग, जो कुटीर उद्योग थे, तो उनको जो है विस्थापित कर दिया और उनका स्थान किसने ले लिया, मशीनों ने ले लिया। उनका स्थान किसने ले लिया, मशीनों ने ले लिया। तो भारत में जो है बिल्कुल ही ये सब डिक्लाइन कर जाएंगे। ये जो भारत की इंडस्ट्री है पूरी को है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जितना भी शिल्प उद्योग है वो सब डिक्लाइन कर जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, डिक्लाइन कर जाता है। तो कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक है जिसका नाम है दास कैपिटल। 1867 में जो है कार्ल मार्क्स ने क्या लिखी थी, दास कैपिटल। उसमें पता है कार्ल मार्क्स ने क्या था कि भारत जो विश्व में जो है कपड़ों का निर्यातक था, यानी भारत जो क्या करता था, निर्यात करता था, एक्सपोर्ट करता था। अब वो क्या हो गया, कालांतर में जो है एक आयातक देश बन गया। यानी अभी तक जो भारत से कपड़े बाहर बिकने जा रहे थे, अब भारत उन्हीं कपड़ों को खरीद रहा था। तो भारत एक निर्यातक देश था, वो भारत कैसे एक आयातक देश हो गया, ठीक है। कार्ल मार्क्स की कोटेशन भी एक आती है, ठीक है। कार्ल मार्क्स कहता है कि विश्व के कपड़ों के घर को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया, ठीक है। ध्यान रखना ये कोटेशन क्या है, विश्व के कपड़ों के घर को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया, विदेशी कपड़ों से भर दिया गया। कार्ल मार्क्स कहता है, ये बात कौन कहता है, कार्ल मार्क्स। यानी जहां पूरे विश्व में कपड़े जहां से जाते थे, अब अब वही देश में क्या कर रहा है, विदेशों से कपड़े आ रहे हैं। लॉर्ड विलियम तो यहाँ तक लिखता है कि भारत में जो शिल्प उद्योग है वो डिक्लाइन कर जाता है। कहता बुनकर की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई। किससे, बुनकर की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का 1834 में जो है वो ये कथन लिखता है, ठीक है, कि बुनकर की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो जाती है। यानी इतने ज़्यादा बेरोज़गारी भारत में फैलती है, इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी भारत में फैलती है कि जिसको भाई शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कैसे कैसे हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन कर जाती है, सिर्फ और सिर्फ किस लिए डिक्लाइन करती है, क्योंकि भारत के पैसों से भारत की वस्तुओं को खरीदा जाता है और यूरोप में ले जाके उन्हें बेचा जाता है। उसी के परिणाम स्वरूप यूरोप में जो है कैपिटल रिफॉर्मेशन हो जाता है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ जाती है और भारत की जो है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं ये सब क्या हो जाती हैं, डिक्लाइन कर जाती हैं, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स को भी देख लिया आपने। लॉर्ड विलियम बेंटिक का 1834 में जो है ये कोटेशन लिखते हैं। 1834 में कार्ल मार्क्स की भी आपने देख ली, विश्व के कपड़े को विदेशी वस्तुओं से भर दिया गया। अब एक और यहाँ पर मुद्दा उठता है कि है क्या, देखो सबसे पहला जो मैंने टॉपिक उठाया वो क्वांटिटी। अब मान लीजिए एक तरफ जो है ये CII और LII। सी का मतलब होता है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, यानी इसे कहते हैं पूंजी आधारित उद्योग। क्या कहते हैं, पूंजी आधारित उद्योग, मार्केट में जो होता है। दूसरा होता है लेबर
इंटेंसिव इंडस्ट्रीज यानी श्रम आधारित उद्योग। किसके आधारित उद्योग? श्रम आधारित उद्योग। ठीक है, अब आप ये देखिए कि इनकी जो क्या है, इनकी जो क्वांटिटी है, ये क्या करेंगे, क्वांटिटी हाई प्रोवाइड करेंगे। कौन हाई प्रोवाइड करेगा? जो मशीनों के माध्यम से बनेगी। और इनकी जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगा कि भाई जो व्यक्ति हाथ से बनाएगा, जो भी कोई शिल्पकार होगा, अगर वो किसी चीज़ का निर्माण हाथ से कर रहा है तो उसकी एक सीमा है। अगर मशीन एक दिन में जो है अगर ये व्यक्ति एक दिन में 10 बनाता है तो मशीन वही एक दिन में 1000 बना सकती है, क्योंकि मशीन की जो है बनाने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। यानी क्वांटिटी कौन ज़्यादा प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करेगा, मशीन वाला। ठीक है, प्राइस किसके हाई होंगे? भाई हाथ से बनाओगे कोई चीज़ तो उसकी प्राइस जो है आपको हमेशा क्या देखने को मिलेंगे? हाई देखने को मिलेंगे। इसके जो प्राइस होंगे वो कैसे होंगे? हाई होंगे। जबकि इसका प्राइस कितना होगा? लो होगा। तो इसमें भी कौन जीतेगा? ये जीत जाएगी। क्वांटिटी में ये प्रोवाइड कर रही है, प्राइस भी ये लो दे रही है। और क्वालिटी अगर देखेंगे, अगर तुम हाथ से बनाओगे तो हाथों से बनाने की जो है एक सीमा होती है। लेकिन जो है अगर तुम जो है मशीनों के माध्यम से बनाओगे, आज भी देखा होगा कि आपने बड़ी बड़ी कंप्यूटर मशीनें जो लगी हुई हैं उनमें क्या होती है? बड़ी हाई क्वालिटी की। आप देखोगे बिल्कुल एक एक टाँका ऐसा निकलता है ना कि आप देखोगे कि आप इंसान के लिए निकालना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो यहाँ पर जो है क्वालिटी हाई रहती है, क्वांटिटी हाई रहेगी, इधर क्वांटिटी लो रहेगी, इधर प्राइस भी लो रहेगा, इधर प्राइस हाई रहेगा। क्वालिटी जो है इधर हाई रहेगी और इधर क्वालिटी लो रहेगी। तो आप ये बताइए, तो कोई भी एक व्यक्ति किसे खरीदना चाहेगा? जो ज़्यादा चीज़ दे सकता। अगर भाई मुझे 20 की ज़रूरत है और वो 10 प्रोवाइड कर पा रहा है तो मैं तो इससे ही लूँगा। अगर ये मुझे 20 रुपये में दे रहा है, ये 10 रुपये में दे रहा है, तो मैं फिर जहाँ प्राइस कम होंगे उससे लूँगा। क्वालिटी मुझे ये दे रहा है, ये इतनी क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर पाया, ऊपर से जो है माल की शॉर्टेज भी दे रहा है, तो मैं कहाँ से खरीदूँगा? यहाँ से खरीदूँगा। तो इसलिए जो पूंजी आधारित उद्योग थे यानी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, ये जो है बढ़ने लगते हैं। और उधर हमारी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज यानी श्रम आधारित जो उद्योग होते हैं वो डिक्लाइन कर जाते हैं। यानी जितना भी हमारा जो है ये सब क्या कर जाता है? डिक्लाइन कर जाता है। जितनी भी हमारे जो श्रम आधारित उद्योग था, शिल्प उद्योग था, ये सब डिक्लाइन कर जाता है। और जो हमारा मशीनीकरण की जगह कौन ले लेता है? मशीनीकरण जो किसके स्थान ले लेता है? हमारा श्रम आधारित उद्योग का। तिलक जी पता है क्या कहते हैं कि जब भारत में रेलवे आती है, 1853 में रेलवे आती है, मुंबई से ठाणे आती है, तो रेलवे कहते हैं कि भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा ही है जैसे कि दूसरे की पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना है। ठीक है, यानी कि जैसे दूसरों की पत्नी को देख कर तुम खुश होते हो, भारत में रेलवे ऐसी है। देखो ये भारत में जो भी हो रहा है, भारत में जितना भी विकास हो रहा है, उसमें सब में किसका फ़ायदा था? सब में जो है ब्रिटेन का फ़ायदा था। क्योंकि भाई अब उसे माल जो है यहाँ से वहाँ ले जाना था, तो उसने रेलवे बनाई है, एक जगह से दूसरी जगह करिए। मैंने बताया था आपको, जो दूसरा चरण है हमारा 1813 से लेके मान लो 1813 से लेके 1858 का जो टाइम पीरियड है, इसमें ये क्या करेंगे? इसमें जो ये क्या करेंगे कि बहुत ही ज़्यादा जो है विलय और विस्तार की नीति अपनाएंगे। यानी आप इस काल में देखो इतने युद्ध होंगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना ये द्वितीय चरण, तब आप देखना कि इसमें कितने ज़्यादा युद्ध होंगे। लॉर्ड हास्टिंग, एमस्ट, विलियम बेंटिक और डलहौजी तो हद ही कर देगा। ठीक है, उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति, हड़प नीति, ये सब लाने के बाद ही जो है बिल्कुल कर देगा। तो भारत की जितनी भी इंडस्ट्रीज है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है, वो क्या कर जाएगी? डिक्लाइन कर जाएगी। अब सवाल ये उठता है, ये हैंडीक्राफ्ट वाले यानी शिल्प उद्योग वाले डिक्लाइन कर जाएंगे, ठीक है, और डिक्लाइन करने के बाद ये जाएंगे किधर? देखो एक और दिखाता हूँ मैं आपको। 1793 में क्या हुआ था? 1798 में, 3 में नहीं 8 में मान लो। 1793 में तो परमानेंट सेटलमेंट। 1798 में लॉर्ड वेलेंजली के टाइम पे जो होता है सहायक संधि आती है। क्या आती है? सहायक संधि आती है। ठीक है, सहायक संधि में बेसिकली होता क्या है, अब मैं आपको जब सहायक संधि बताऊंगा तब मैं डिटेल बताऊंगा। अभी आप ध्यान रखिए, जो सहायक संधि होती है, अब मान लीजिए कोई भारत का जो रजवाड़ा है, अगर उसने जो है ब्रिटेन के साथ साइन कर दी है, तो वो अब जो है अपनी सेना नहीं रख सकता है उस राज्य में, संबंधित राज्य में अपनी सेना नहीं रखेगा। उसको सेना कौन प्रोवाइड कराएगी? ब्रिटिश प्रोवाइड करवाएगी। अब ब्रिटिश अगर सेना प्रोवाइड करवाएगी तो जो भारत के सैनिक हैं वो कहाँ जाएंगे? वो भी तो भाई साहब यहाँ से क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। वो किसकी तरफ भागेंगे? कृषि की तरफ भागेंगे। अब जब भारत के रजवाड़ों के हाथ में था, जब भारत के रजवाड़ों के हाथ में सेना थी,
तब तो उनका जितना भी शिल्प से संबंधित सामान था वो कौन बनवा रहा था? भारत के रजवाड़ों को भारत से मिल रहा था। लेकिन जब जो है ब्रिटेन की जो है 1798 में सहायक संधि हस्ताक्षर कर दी, तो भारत के जो है राज्यों में ब्रिटेन की सेना आने लगी, तो उनके लिए जो वस्तुआं थी वो डायरेक्ट कहाँ से आने लगी? ब्रिटेन से आने लगी। और भारत के जो है, अब आप देखोगे आर्मी भी जो है, आर्मी के जो लोग भी हैं, वो भी पतन की ओर चले जाएंगे। वो सारे जो है, जो यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थे, यानी जो श्रम लोग होंगे, ये श्रम लोग होंगे, और जो सैनिक वैनिक होंगे, ये सब कहाँ पर भागेंगे? एग्रीकल्चर की तरफ भागेंगे। कहाँ की तरफ भागेंगे? एग्रीकल्चर की तरफ भागेंगे। सारे के सारे कहाँ पर भागेंगे? कृषि, और कृषि पर जो है अतिरिक्त भार पड़ेगा। तो ये जो है औद्योगिकरण की जो है वीडियो थी, ठीक है। ये हमारे चैनल का नाम है प्रबोधन एजुकेशन, ठीक है। ये हमारे हैंडल का नाम है @प्रबोधन एडू। अब सवाल ये उठता है कि एग्रीकल्चर पर जाएंगे तो एग्रीकल्चर का क्या होगा? तो नेक्स्ट जो मैं आपको अपनी वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो में अपनी लेके आऊँगा, वो हमारी आर्थिक राष्ट्रवाद से संबंधित होगी। किससे होगी? आर्थिक राष्ट्रवाद से संबंधित होगी। मैं उसमें बताऊंगा कि श्रम में जब ये वाले लोग, यानी कि जितने भी जो थे मजदूर थे, शिल्प थे, ये सारे कृषि की तरफ जाएंगे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाले, तो कैसे कैसे जो है कृषि भी डिक्लाइन करनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तब मैं आपको जब इकोनॉमिक आर्थिक राष्ट्रवाद पढ़ाऊंगा, ठीक है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तो जब आर्थिक राष्ट्रवाद, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो आर्थिक राष्ट्रवाद के ऊपर होगी, तब मैं आपको उसमें बताऊंगा विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, कैसे जो है इस गरीबी के दुष्चक्र में जो है ये लोग फंस जाएंगे, और ये लोग जो है कभी इससे बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, जब तक कि भारत में जो है इकोनॉमिक क्षेत्र में जो है दादा भाई नौरोजी, आर सिद्धार्थ रनाडे, विपिन चंद्र जैसे इतिहासकार नहीं आएंगे, तब तक कि ये जो लोग हैं इसी में ही फंसे रहेंगे। तो अगली जो वीडियो होगी वो हमारी आर्थिक राष्ट्रवाद के ऊपर है। देखो, ये जो टर्म जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये बिल्कुल डायरेक्ट मैंने यूजीसी नेट के सिलेबस से उठाए हुए हैं। तो ये जितनी भी शब्दावली है, अभी मैं आपको सबसे पहले मॉडर्न इंडिया की जो है टर्म पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मॉडर्न इंडिया के टर्म इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ाने के बाद में आपको फिर मैं मिडवल और एंशंट के भी पढ़ाऊँगा। एंशंट के इनके बाद पढ़ाने के बाद में फिर मैं आपको प्रॉपर वे में एंशंट, मिडवल और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, उसमें डिटेल मैं आपको बताऊँगा। मैं आपको इसलिए अभी ये वीडियो इसलिए बता रहा हूँ ताकि कभी जब मैं इस टर्म का इस्तेमाल करूँ तो आपको समझ में आना चाहिए कि धन निष्कासन का मतलब क्या है। मैं वहाँ पर इतने डिटेल में डिफाइन करके बिल्कुल बताऊँगा आपको, लेकिन तब आपको जैसे आपके सामने ड्रेन ऑफ वेल्थ है, आर्थिक राष्ट्रवाद है, परमानेंट सेटलमेंट है, रैयतवाड़ी है, माहलवाड़ी है, ये जितनी भी और व्यवस्थाएं आए, तो आपको इन सबको बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जितनी भी होती हैं मेरी, अगर कभी कहीं पर आ जाए कि अग्रवर्ती नीति क्या होती है, ठीक है, और हिंद स्वराज क्या होगा, वाणिज्यवाद क्या होगा, हमारा वाणिज्यवाद क्या होगा, पैरामाउंसी क्या होगी, दुशासन क्या होगा, प्राचीन रंकुशतावाद क्या होगा, सत्याग्रह क्या है, स्वदेशी क्या है, संप्रदायवाद क्या है, सधर्मवाद क्या है, उपयोगितावाद क्या है, उदारवाद क्या है, तो ये जो मैं टर्म सब आपको पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि जब मैं वहाँ पर आपको पूरे डिटेल में हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको ये बिल्कुल आसान लगने लगेगा। मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और ये हमारे चैनल का नाम है प्रबोधन एजुकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक की जय हिंद, जय भारत।